कि क्या फाइल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के कोई लूप होल हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी डरी हुई हैं। तो अभी तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब जांच इसको लेकर आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी ईडी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से चीजों में बदलाव होता है। और ममता बनर्जी जिनके ऊपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये मामला कैसा जाता हुआ दिखाई। बंगाल में चुनाव की घड़ी आई, ऐसे में क्या ईडी हथियार बनकर फिर सामने आई। दरअसल जिस तरीके से टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के आवास पर जो छापेमारी ईडी की हुई है, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी सरगर्मी फिर से बढ़ा दी है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर के कहा है कि ईडी और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी की ये रेड हुई है और आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस रेड में विशेष तौर पर टीएमसी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे और हार्ड डिस्क वगैरह जो भी वस्तुएं वहां पर मौजूद थी उसको सीज करने के उद्देश्य से ये रेड करवाई गई है। बताया जा रहा है कि आईपैक के जो बड़े पदाधिकारी हैं प्रतीक जैन, वो टीएमसी का सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करते हैं और आईटी एक्सपर्ट भी बताए जाते हैं। ऐसे में क्या ये बड़ा मुद्दा अब एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बदलता हुआ नजर आएगा। दरअसल बता दें आपको कि टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर तेज हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण भी हमने पिछले वक्त में देखे हैं। जिस तरीके से लगातार चुनाव के दौरान झारखंड में देखा गया कि हेमंत सोरेन की चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। उससे पहले राजस्थान के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए जहां कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की रेड होती है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे नेताओं की खबरें सामने आई जहां ईडी ने कई नेताओं के घर पर रेड की, उनके दफ्तरों पर रेड की और दावा ये किया गया कि ये तमाम जो नेता हैं ये भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी हैं और उस आधार पर ईडी लगातार रेड कर रही है उनके ठिकानों पर। लेकिन आखिरकार क्या वाकई चुनाव के बाद ये ईडी की रेड थम जाती है और आखिरकार क्या वाकई ईडी जैसी बड़ी केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है? आखिरकार क्या वाकई विपक्षी नेताओं को परेशान करने की स्ट्रेटजी रची जाती है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को हमें मिला कि ममता बनर्जी आनन फानन में वहां पर दौड़ी आई, पुलिस उनके साथ थी। जिस तरीके से कि ये हरी फाइल जो दिखाई जा रही है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या छिपा हुआ है, जो हार्ड डिस्क वहां से ले जाई गई है, जो ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने बलपूर्वक वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां से उठाए और अपनी गाड़ी में रख के ले गए उनको। आखिरकार क्या ड्रामा चल रहा है और इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं दिनेश, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव है। उससे पहले अगर हम देखें तो कभी बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी वहाँ पर जाते हैं, बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी कोई और बड़े नेता जाते हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी ममता बनर्जी की तरफ से ही कह सकते हैं कि कोई ना कोई बयानबाजी होती रही है। लेकिन अब जिस तरह से अब कह सकते हैं कि जो ये पूरा मामला आया है उसको बिल्कुल इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कोई राजनीतिक मामला है, क्या कोई राजनीति इसमें इन्वॉल्व है, या वाकई में ईडी अपना काम कर रही थी। और यहाँ जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और देखिए मुख्यमंत्री भी ऐसी जो लगातार 14 साल से वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आनंद फानन में जिस तरह प्रतीक जैन के आवास पे पहुंच जाती हैं जहाँ पर आईपैक का ऑफिस भी है और वहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, कई डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे। लेकिन वहाँ पहुंचकर ममता बनर्जी ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि बलपूर्वक एक तरीके से कि वो जो फाइल है उनको छीनते हुए नजर आती हैं, अपने पास में रख लेती, बल्कि कई फोटो भी
सामने आ रहा है जहाँ पर हरे रंग का एक फ़ोल्डर टाइप की फ़ाइल है जो उनके हाथ में दिखाई पड़ती है और ये कहा जा रहा है कि उसमें कई जो है ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, कई जो है पेन ड्राइव भी हैं या और भी कुछ जो है इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये अब मामला लगातार इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जिस तरह से पीछे बीते चुनाव की बात करें 2021 की, उस समय आईपैक ने टीएमसी का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। मुझे अभी भी प्रशांत किशोर का वो बयान याद है कि कई पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि अब की बार जो है बीजेपी उनको हरा देगी और यहाँ से मामूली सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिमटती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बात कही थी कि अगर 200 से कम सीटें टीएमसी को आई तो मैं इस पेशे को ही छोड़ दूंगा और जब रिजल्ट सामने आते दिनेश जी तो 200 से ज्यादा जो है सीटें टीएमसी के खाते में आती है। तो क्या अब उसी की तर्ज पे इसको देखा जा रहा है कि भाई टीएमसी की ताकत जो है वो कहीं आईपैक के जरिए है या इसके जो एजेंसी इसके जरिए नजर आती है। तो ये तमाम ऐसे मसले जो अब जांच के बाद निकल कर सामने है, क्योंकि अभी जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देना या कुछ बात रखना मेरे ख्याल से अभी इसका विषय जो है वो लगातार चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती है और ये कहा जा रहा है कि फाइल को ईडी अधिकारियों छीन लेती है। तो ऐसे में कई तरह की बातें उठ रही हैं कि क्या फाइल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के कोई लूप होल हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी डरी हुई हैं। तो अभी तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन जब जांच इसको लेकर आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी ईडी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो समय है उसमें किस तरह से चीजों में बदलाव होता है और ममता बनर्जी जिनके ऊपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये मामला कैसा जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो कही जा रही है कि सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है और ये जो रेड है ये उनके जो तमाम इनपुट्स थे उन इनपुट्स के आधार पर की गई है। अमन जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश के तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं, चाहे राहुल गांधी का जिक्र हम करें, बिहार में चुनाव हमने देखा और वहां पर जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस और आरजेडी फंसी हुई थी और उसी वक्त के दौरान पूरा लालू परिवार दिल्ली में अदालत में पेश होता है। ये कहा जाता है कि सीबीआई ने उनके ऊपर जो कार्रवाई थी उसको तेज कर दिया है। तो आखिरकार क्या वाकई में विपक्षी नेताओं को चुनाव के वक्त पर टारगेट किया जाता है? क्या विपक्षी नेता जो हैं उनको कमजोर किया जाता है? क्योंकि एक नेता नहीं बल्कि बार बार अनेकों बयान सामने आते हैं और इसे जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो देखिए जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अलग तरह से काम करती हैं, वो कोई प्रेशर में आकर काम नहीं करती, क्योंकि यही बात जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी कहा करती थी, आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो यही बात जो विपक्षी पार्टियां वो करती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, कहीं जो बात आपने कही कि वो प्रभाव जरूर कई बार नजर आ जाता है, क्योंकि ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे आपने बिहार की बात कही, आप दिल्ली के एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप झारखंड के एग्जाम्पल देख सकते हैं, इवन की छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल जिसमें मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ कितने करोड़ों रुपए का मामला निकल के सामने आ जाता है। लेकिन ये एन वक्त पे उस समय नजर आता है जब चुनाव बहुत नजदीक होते हैं या चुनाव का समय चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, अब देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि भाई इतने सारे उनके घोटाले थे, जो भी थे, जो बात पहले कही जाती थी, या अब तेजस्वी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, या हेमंत, तो ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जिसको लेकर वाकई में जो आवाजें उठती हैं क्या उसमें कोई सच है। ये तो खैर एक पॉलिटिकल जरूर मामला बन जाता है और साथ में ये भी बन जाता है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति साजिश होती है कि भाई एन वक्त पे आकर लोगों को परेशान करे, ताकि नहीं इससे क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी लगातार अपने घुसपैठिया के मुद्दे को लेकर के स्टक नजर आ रही है, वहीं पर उनका ध्यान केंद्रित है। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके तमाम प्रवक्ता हो, घुसपैठिया मुद्दे को लेकर ही लगातार वो फोकस कर रहे हैं। तो इन ईडी रेड्स जो एजेंसियों की कार्रवाई है, इससे क्या ममता बनर्जी को घेरा जा सकता है? देखिए दिनेश जी, यही बात को लेकर अगर हम कहें तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई बहुत सारे घुसपैठिए उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं और हम अगर सरकार में आते हैं तो पूरी तरह से बंद कर देंगे। तमाम सारी बातें वो उस बीच रखते हुए नजर आते हैं। उसी के पलटवार में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि चलिए, आपने कहा कि बंगाल से इस तरफ घुसपैठिए आते हैं, लेकिन जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, जब जो है पहलगाम होता है, तो वो आतंकी या वो जो दहशतगर्द हैं वो कहाँ से आ जाते हैं। तो ये राजनीति का एक
ऐसा रूप है जहां पर बार पलटवार होता है, लेकिन यहाँ वाकई में बीजेपी छटपटा रही है सत्ता में आने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले जो है जिस तरह से वाम दलों का शासन रहा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और अब लगातार 3 बार से ममता बनर्जी कब्जा करके बैठी हुई है। तो यहाँ बीजेपी के लिए अपने लिए मौका बनाना उतना आसान नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी को बिल्कुल कमजोर समझना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 2021 की ही बात करें दिनेश, तो उस समय आप देखिए 77 भले ही सीटें बीजेपी को आई हो, लेकिन वोट परसेंट उनका लगभग 38 के आसपास था। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि क्या बीजेपी उस माहौल के जरिए जो 2-4-5% का फासला है उसको पूरा करना चाहते हैं। और देखिए, चुनाव में हर जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा होती है, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां काम करती हैं उसको हम ना शामिल करें, तो उसके अलावा जो भी बयान और प्रतिक्रियाएं होती हैं वो वाकई में अपने आप को मजबूत करने के लिए होती है। लेकिन अब चूंकि चुनाव से ठीक पहले जो मसला निकल के सामने आया, इसमें ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी पूरी तरीके से बंगाल के अंदर अपना होल्ड करना चाहती है, क्योंकि यही बात बीजेपी लगातार कहती रही है। तो क्या ममता बनर्जी ने जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए उसको कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया कि भाई आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हो सरकारी काम में जो अधिकारी आए हैं? तो ये तमाम तरह का अब जांच का विषय जरूर हो जाता है, क्योंकि ईडी अब कोर्ट में जा रही है। अब इसके जो है जवाब में ममता बनर्जी या उनकी सरकार क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, देखना होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल का जो माहौल है वो इससे गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बंगाल का चुनावी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी क्या इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनने देंगे, या फिर जिस तरीके से वो अपने वोटर्स में एक तरीके से जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं, लगातार कार्यक्रम कर रही हैं और लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं कि यदि कोई पश्चिम बंगाल में टक्कर दे रहा है, यदि कोई दिल्ली में किसी केंद्र सरकार को कोई टक्कर दे रहा है, तो वो ममता बनर्जी है। ऐसे में क्या फिर से एक बार पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी पर विश्वास जताएगी, क्योंकि चुनौती बड़ी होगी ममता बनर्जी के सामने। 15 साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी, जो लगातार कोशिशों में रहती है कि किसी भी तरीके से विपक्षी दलों को साइडलाइन करके सत्ता में आने का एक मौका जरूर बने, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर काफी आमादा नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनावी रण किस तरीके से तैयार होता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।